10 मई 1857 मेरठ की फिजा में कुछ अलग था। सिपाही बैरकों से बाहर निकले, हाथों में बंदूकें थीं, आंखों में गुस्सा। कुछ घंटों में ब्रिटिश छावनी खाक हो चुकी थी। ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी, ये वो चिंगारी थी जिसने एक साम्राज्य की नींव को हिला दिया था। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई ये सब बस एक कारतूस की वजह से हुआ, या फिर ये एक ऐसे गुस्से का विस्फोट था जो सालों से धीरे धीरे सुलग रहा था। नमस्कार, LNV मीडिया देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। आज बात करेंगे इतिहास के उस वर्ष की जिसे क्रांति के नाम से याद किया जाता है। ये कहानी है 1857 की, लेकिन सिर्फ लड़ाई की नहीं, बल्कि उस दर्द की, उस जुल्म की, उस चेतना की जिसने भारत को पहली बार गुलामी का एहसास कराया। 1857 से पहले का भारत ऊपर से शांत दिखता था, लेकिन असल में अंदर ही अंदर उबाल पर था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ व्यापारी नहीं रह गई थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की असली ताकत बन चुकी थी। राजा महाराजा अब दिखावे के शासक थे, असली हुकूमत का रिमोट अब लंदन में था। कंपनी का काम तो था व्यापार, लेकिन उसने राज करना सीख लिया था, और ये राज धीरे धीरे हर तबके की उम्मीदें तोड़ता चला गया। लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी अगर किसी राजा के पास अपना बेटा नहीं है तो उसकी रियासत पर अब अंग्रेजों का हक होगा। झांसी, सतारा, नागपुर, अवध, एक एक करके रियासतें निगली जाने लगी। जिस झांसी ने अंग्रेजों को तलवार से जवाब दिया, वो तलवार असल में तब उठी जब रियासत छीनी गई। किसान पर टैक्स का बोझ मुगलों से भी दुगना, उसकी फसल कटने से पहले टैक्स लेना, और सूखा पड़े तो भी रहम नहीं। कारीगरों की हालत और भी खराब। बनारस, सूरत, ढाका जैसे शहरों में बुनकर भूखे मरने लगे। क्यों? क्योंकि अब मैनचेस्टर का कपड़ा इंडिया के बाजार में खुलेआम बिक रहा था और इंडिया का सामान विदेशों में रोक दिया गया। जिस देश का सूत पूरी दुनिया में बिकता था, अब वही देश अपनी बुनाई भूलने लगा था। धार्मिक मान्यताओं पर अंग्रेजों की नीतियां जैसे सीधा हमला करती थी। सती प्रथा पर रोक, बाल विवाह पर कानून, ये सुधार भले अच्छे थे, लेकिन जबरदस्ती और बेपरवाही ने इन्हें हमला बना दिया। ईसाई मिशनरी खुलेआम धर्म परिवर्तन कर रहे थे, जिससे डर और गुस्सा दोनों फैलने लगा। धर्म भारत की आत्मा है, और जब आत्मा को चोट पहुंचे तो बगावत तय है। भारतीय सिपाही अंग्रेज अफसरों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन मिलती थी कम तनख्वाह, कम इज्जत और ज्यादा जल्लत। ऊंची जातियों के सैनिकों को समुद्र पार भेज दिया जाता था, जो उनकी धार्मिक मान्यता के खिलाफ था। और फिर आया वो कारतूस कांड जिसने सब्र का बांध तोड़ दिया। भारत का हर तबका, राजा से लेकर किसान तक, कारीगर से लेकर सिपाही तक, सबके सीने में एक ही आग जल रही थी। बस किसी को आगे बढ़कर शंखनाद करना था, और वो शंखनाद मेरठ से शुरू हुआ। धर्म भारत की आत्मा है, और 1857 से पहले ये आत्मा बार बार घायल हो रही थी। जहां एक और अंग्रेज सरकार सत्ता पर कब्जा कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ वो धीरे धीरे भारत की धार्मिक और सामाजिक जड़ों से खिलवाड़ भी कर रही थी। ये सिर्फ नियम कानून की बात नहीं थी, यह आस्था और पहचान पर सीधा हमला था। गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस का मामला विद्रोह का सबसे चर्चित कारण बना। एनफील्ड राइफल के कारतूस, जिन्हें इस्तेमाल करने से पहले दांतों से काटना पड़ता था, और फिर खबर फैली कि इनमें गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। हिंदुओं के लिए गाय पवित्र थी और मुसलमानों के लिए सुअर अपवित्र। तो जब एक कारतूस को दांतों से काटने की बात आई, तो सिर्फ कारतूस नहीं रहा, वो अपमान बन गया था। सिपाहियों को लगा कि ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक चाल है उनकी धार्मिक पहचान को मिटाने की। सिर्फ एक कारतूस नहीं, एक लंबा दौर था जब अंग्रेजों की नीतियां हिंदू मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाओं को लगातार चोट पहुंचा रही थी। मंदिर, मस्जिदों की जमीनें, पुरानी परंपराएं, त्योहारों पर पाबंदी, हर जगह दखल दिया जा रहा था। धर्म जो लोगों को जोड़ता था, अब अंग्रेजों की नीतियों से टूटने लगा था। लेकिन इसी टूटन ने पहली बार एकता को जन्म दिया। हिंदू और मुसलमान पहली बार एक साथ खड़े हुए नजर आए। ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर रोक लगाई, बाल विवाह को नियंत्रित करने की भी कोशिश की। इनमें कई चीजें सही भी थी, लेकिन दिक्कत ये थी कि इन सुधारों को थोपा गया बिना समझे, बिना संवाद के। जब कोई सुधार आता है तो वो सुधार नहीं, आदेश बन जाता है। ब्रिटिश अफसरों को भारत के सामाजिक ढांचों की कोई समझ नहीं थी, और उनकी भाषा में सुधार भी घुसपैठ जैसा लगता था। लोगों को डर लगने लगा।
अब उनकी परंपराओं की बारी है मिटने की। 1850 के दशक में ईसाई मिशनरियों ने गतिविधियां तेज कर दी। स्कूल, अस्पताल, अनाथालय, इन सबके जरिए धर्मांतरण की बातें फैलने लगी। कई जगहों पर चर्च बनने लगे और अफवाह फैल गई कि सरकार हिंदुओं और मुसलमानों को धीरे धीरे ईसाई बनने की साजिश कर रही है। ये डर असली था या अफवाह, पर उस दौर में ये इतना गहरा लोगों के मन में बैठ गया था कि लोगों को लगने लगा था अब धर्म भी हमारे हाथ से जाएगा। धार्मिक भावनाएं इंसान की सबसे गहरी पहचान होती है और जब कोई ताकत उन्हें कुचलने लगे तो वो ताकत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बगावत होना तय हो जाता है। जब रोटी छीन ली जाती है तो तलवार उठानी ही पड़ती है। 1857 से पहले सबसे गहरी चोट दी गई आर्थिक मोर्चों पर। लोगों की जिंदगी का हर हिस्सा, खेती, कारोबार, रोजगार, सब धीरे धीरे कंपनी के मुनाफे का जरिया बन गया था। एक जमाना था जब किसान राजा को लगान देता था और बदले में कुछ सुरक्षा, कुछ सहारा मिलता था। लेकिन कंपनी के दौर में टैक्स बढ़ता गया, राहत घटती गई। कई जगह तो मुगल काल से भी दुगना टैक्स वसूला जाने लगा। फसल खराब हो, सूखा पड़े, बारिश हो या ना हो, किसी बात से कोई फर्क नहीं। कंपनी को सिर्फ पैसों से मतलब था। किसान जिंदा है या मर गया, इस बात की भी कोई फिक्र नहीं। लाखों किसान कर्ज में डूबे, अपनी जमीनें गिरवी रखी और कुछ ने तो जहर खा लिया क्योंकि दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। भारत का बुनाई, कताई, कढ़ाई सदियों पुराना गौरव था। ढाका की मलमल, कांची का रेशम, बनारसी बुनाई पूरी दुनिया में मशहूर थी। लेकिन अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल का मंडी बना दिया और तैयार माल मैनचेस्टर से आया हुआ कपड़ा बन गया। भारत के बाजारों में अब भारत का ही सामान गायब रहने लगा। कारीगर बेरोजगार हुए, शहर उजड़ने लगे और बुनाई एक कला से भूख की कहानी बन गई। केवल किसान और कारीगर ही नहीं, राजा और जमींदार भी कंपनी की चालों में फंसे हुए थे। कई जगह पर पारंपरिक जमींदारों को हटाकर अंग्रेजों ने ऐसे लोग बिठाए जो सिर्फ पैसा देखना जानते थे। साहूकार, व्यापारी, जिन्हें ना किसान की फसल से मतलब होता था न जमीन से। जमीन तो बची लेकिन उस पर चलने वाली आत्मा मर चुकी थी। किराया वसूली का तरीका इतना बेरहम था कि छोटे किसान खेत बेचकर मजदूर बन गए। जब आपकी जमीन छीन ली जाए, जब आपका हुनर बेकार कर दिया जाए, जब आपके खाने का हक छीन लिया जाए, तो फिर तलवार उठाना सिर्फ गुस्सा नहीं होता, वो जिंदगी जीने की आखिरी उम्मीद बन जाता है। अंग्रेजों की नीति थी डिवाइड एंड रूल और फिर खत्म कर दो सब। 1857 से पहले कंपनी का मकसद साफ था, भारत की हर रियासत को एक एक करके निगल जाना, और इसके लिए उन्होंने बनाया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, धीरे धीरे हड़पना। लॉर्ड डलहौजी का यह कानून कहता था कि अगर किसी राजा के पास अपना खुद का बेटा नहीं है तो उसकी रियासत कंपनी को दी जाएगी। गोद लिए हुए बेटे को शासन करने का अधिकार नहीं दिया जाता था। इस एक नीति ने भारत की राजशाही पर सबसे बड़ा हमला किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बेटा गोद लिया हुआ था। कंपनी ने कह दिया झांसी अब हमारी है। सतारा, नागपुर, अवध, एक एक करके रियासतें चली गई और इन सब के पीछे एक ही बात, हुकूमत चाहिए, चाहे जोर से मिले या फिर धोखे से। दिल्ली में मुगल सल्तनत का नाम भर रह गया था, लेकिन कंपनी ने अब वो नाम भी मिटाने की तैयारी कर ली थी। प्लान था बहादुर शाह जफर की मौत के बाद कोई मुगल तख्त पर नहीं बैठेगा और लाल किले पर मुगलों का नाम भी हटा दिया जाएगा। एक वक्त का शहंशाह अब कंपनी की मर्जी से जी रहा था और ये अपमान सिर्फ जफर का नहीं था, ये हर उस भारतीय का था जो दिल्ली को अपना मानता था। सिर्फ बड़े राजाओं की ही नहीं बल्कि छोटे राजा, जमींदार, तालुकेदार, सभी को कंपनी की सहायक संधियों ने जकड़ लिया था। नाम का शासन बचा था लेकिन फैसले सब अंग्रेज लेते थे। कई राजाओं के तो महल थे पर तख्त अब लंदन से चलता था। इसने राजसी गौरव को तोड़ा और वो तबका जो पहले कंपनी के साथ था अब गुस्से में आने लगा। राजा जब बेबस हो जाएं, किसान जब भूखा हो जाए और सैनिक जब अपमानित हो जाएं, तो विद्रोह सिर्फ वक्त की बात होती है। मंगल पांडे बस चिंगारी थे लेकिन बारूद तो कब से तैयार था। 1857 की बगावत की शुरुआत सिपाहियों से हुई थी और ये कोई अचानक का गुस्सा नहीं था, ये एक ऐसा असंतोष था जो सालों से जमा हो रहा था। बस किसी एक हादसे की देर थी। ब्रिटिश फौज में जो भारतीय सिपाही जान की बाजी लगाते थे उन्हें मिलता था कम वेतन,
कोई इज्जत नहीं और अंग्रेज अफसरों से भेदभाव। पदोन्नति के मौके ना के बराबर थे और कई बार उन्हें उनके धर्म, जाति और रीति रिवाज के लिए भी नीचा दिखाया जाता था। वो लड़ रहे थे कंपनी के लिए, लेकिन महसूस कर रहे थे जैसे वो दूसरे दर्जे के सैनिक हों। बहुत सारे सिपाही ब्राह्मण या ऊंची जातियों से थे, जो खाने, पहनावे और रीति रिवाजों को लेकर बेहद सख्त होते हैं। लेकिन कंपनी के नियमों ने इन मान्यताओं को कोई जगह नहीं दी। उन्होंने जबरन ऐसे काम दिए जैसे समुद्र पार जाना, जो उस वक्त धार्मिक अशुद्धि माना जाता था। धर्म को तोड़ा गया, इज्जत छीनी गई और फिर भरोसा भी टूट गया। कारतूस वाला विवाद बस एक बहाना बन गया और फिर आया वो कुख्यात कारतूस। एनफील्ड राइफल के लिए जो नया कारतूस आया, उसे दांतों से खोलना पड़ता था। अफवाह थी इसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी है। एक हिंदू के लिए गाय जितनी पवित्र होती है, एक मुसलमान के लिए सुअर उतना ही अपवित्र। कंपनी ने दोनों को एक ही कारतूस से ठेस पहुंचा दी। बहुतों के लिए यही बर्दाश्त के बाहर था, लेकिन हकीकत ये थी कि गुस्सा पहले से ही मौजूद था। कारतूस ने बस बंद दरवाजा खोल दिया। अंदर तो एक लावा पहले से ही उबल रहा था। एक सैनिक जब बंदूक उठाता है तो आमतौर पर देश के लिए, लेकिन 1857 में सैनिकों ने बंदूकें उठाई अपने ही अपमान के खिलाफ। ये विद्रोह नहीं था, यह आत्मसम्मान की आखिरी पुकार थी। ये बगावत नहीं थी, ये एक लहर थी जो भारत को जगा रही थी। फिर आता है वो ऐतिहासिक दिन, 10 मई 1857, जगह मेरठ। 85 सिपाहियों को कारतूस न इस्तेमाल करने के आरोप में जेल भेजा गया। बाकी सैनिकों का सब्र टूटा। उन्होंने हथियार उठाए, अफसरों पर हमला किया और छावनी को जलाकर राख कर दिया। एक रात में मेरठ बदल गया और सुबह तक कंपनी के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब ये सिपाही दिल्ली पहुंच गए और लाल किले में घुसकर कहा, हम आपको फिर से सम्राट बनाते हैं बहादुर शाह जफर। दिल्ली, जो अब तक सिर्फ एक पुरानी याद बन चुकी थी, एक बार फिर क्रांति का केंद्र बनती हुई नजर आ रही थी। झांसी की रानी, नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, क्रांति अब उत्तर भारत से बढ़कर अलग अलग हिस्सों में पहुंच रही थी। झांसी की रानी, जिनसे उनका राज्य छीन लिया गया था, अब घोड़े पर तलवार लिए मैदान में थी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ये एक लाइन नहीं, सत्ता के खिलाफ युद्ध घोष थी। कानपुर में नाना साहब, लखनऊ में बेगम हजरत महल और हर मोर्चे पर तात्या टोपे जैसे रणनीतिकार। ये लोग अब विद्रोह के सिर्फ नेता भर नहीं थे, ये भारत की आत्मा के प्रतीक बन चुके थे। ये बगावत सिर्फ सिपाहियों की नहीं रही, किसान जिनकी जमीन छीनी गई थी, कारीगर जिनका रोजगार खाया जा चुका था, राजा जिनके राज्य हड़प लिए गए थे, और आम लोग जिन्हें सिर्फ अपमान और भूख मिलती थी। कोई झंडा लेकर नहीं निकला था, लेकिन हर हाथ में गुस्सा था और हर दिल में उम्मीद। हिंदू और मुसलमान एक साथ लड़ रहे थे। इस क्रांति में धर्म, जाति, भाषा सब कुछ पीछे छूट गया था। 1857 के बगावत में कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई टीवी नहीं था, लेकिन फिर भी पूरे उत्तर भारत में एक ही बात गूंज रही थी, अब नहीं सहा जाएगा। ये बगावत नहीं थी, ये एक लहर थी जो भारत को लगातार जगा रही थी। अंग्रेज जीत गए, लेकिन पहली बार डर गए थे। 1857 की आग पूरे उत्तर भारत में फैल चुकी थी। कंपनी का साम्राज्य हिल चुका था, लेकिन अब शुरू हुआ ब्रिटिश सत्ता का सबसे हिंसक चेहरा। कंपनी ने साफ कर दिया, जो विद्रोह करेगा वो बचेगा नहीं। सैकड़ों गांवों को विद्रोह में शामिल होने के शक में जला दिया गया, बिना किसी सुनवाई, बिना लोगों को पूछताछ के। लोगों को फांसी पर भी लटकाया गया। किसी के हाथ में तलवार थी या नहीं, फर्क नहीं पड़ता था, बस शक काफी था मौत के लिए। जिन जगहों पर बगावत हुई भी नहीं थी, वहां भी अंग्रेजों ने मिसाल बनाने के लिए जमकर खून बहाया। दिल्ली क्रांति का केंद्र बन चुकी थी, लेकिन अंग्रेजों के लिए दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं, कंपनी की प्रतिष्ठा की आखिरी दीवार भी थी। 20 सितंबर 1857 को ब्रिटिश फौज ने दिल्ली को दोबारा जीत लिया। दिल्ली गिर गई और साथ ही गिरा एक सपना कि शायद अब भारत फिर से आजाद हो सकता है। लाल किले में हजारों मरे, सिपाही, आम नागरिक, महिलाएं, बच्चे, कोई भी नहीं बचा। कंपनी जानती थी जफर सिर्फ एक बूढ़ा शासक नहीं था, वो एक प्रतीक था। चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो, अगर जिंदा रहा तो उम्मीद जिंदा रहेगी। इसीलिए जफर को गिरफ्तार किया गया, उनके बेटे को सरेआम मार दिया गया और उन्हें भेज दिया गया रंगून हमेशा के लिए। एक सम्राट जो कभी दिल्ली की जान हुआ करता था, अब वो एक अजनबी जमीन पर अकेला मर गया।
कंपनी ने 1857 की बगावत को दबा दिया, लेकिन जो बात दब नहीं पाई वो थी भारत के लोगों की आंखों में अब पहली बार दिखी हुई चेतना। 1857 की क्रांति कोई अचानक उठी आंधी नहीं थी। ये एक ऐसा तूफान था जो बहुत वक्त से पल रहा था। ये एक स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन नहीं था, ये थी अकमोडलेटेड फ्रस्ट्रेशन। हर तबके का दर्द था इसमें। किसान बोझ तले दबे थे, कारीगर बेरोजगार हो चुके थे, राजा अपनी रियासतें खो चुके थे, सिपाही अपने धर्म और सम्मान दोनों। कंपनी ने व्यापार से शुरू किया था, लेकिन धीरे धीरे उसने भारत की आत्मा तक कब्जे में कर ली। धार्मिक भावनाओं पर चोट, आर्थिक दोहन, राजनीतिक अपमान और सामाजिक दखल, सब कुछ एक साथ हो रहा था। धर्म, धन, सत्ता और सम्मान, सबका शोषण किया जा रहा था। जब एक आम इंसान के पास न आस्था सुरक्षित हो, न आजीविका, न जमीन, न इज्जत, तो उसके पास सिर्फ एक चीज बचती है, विद्रोह। ये बगावत धर्म के लिए भी थी, रोटी के लिए भी और आत्मसम्मान के लिए भी। मंगल पांडे बस शुरुआत थे, पीछे थी एक पूरी लहर। 29 मार्च 1857 जब मंगल पांडे ने बंदूक उठाई तो वो सिर्फ एक सिपाही नहीं था, वो उस पूरे देश का प्रतीक बन गया जो भीतर ही भीतर फटने को तैयार था। मंगल पांडे चिंगारी थे, लेकिन बारूद तो राजा से लेकर किसान तक हर कोई बन चुका था। 1857 की क्रांति हमें सिर्फ इतिहास नहीं बताती, ये बताती है कि जब हर दिशा से अन्याय हो तो क्रांति एक विकल्प नहीं, एक जरूरत बन जाती है। लेकिन क्या मिला इस क्रांति से? 1857 में भारत हार गया, लेकिन गुलामी को खत्म करने की शुरुआत यहीं से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों को साफ समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भरोसे के लायक नहीं रही। 1858 में आया भारत सरकार अधिनियम। कंपनी का राज खत्म हुआ और भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। अब भारत का राजा कोई गवर्नर जनरल नहीं था, बल्कि खुद ब्रिटेन की महारानी थी। कंपनी गई, लेकिन जाल और कस गया। फर्क सिर्फ इतना था, अब गुलामी सरकारी तौर पर हो चुकी थी। 1857 ने भारत को पहली बार गुलामी का सही चेहरा दिखाया। अब लोगों को समझ में आया, सत्ता सिर्फ तलवार से नहीं, सोच से भी छीनी जाती है। इस क्रांति ने सवाल उठाना सिखाया और वहीं से शुरू हुआ स्वतंत्रता आंदोलन का असली सफर। 1885 में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनी और धीरे धीरे स्वतंत्रता की सोच देश भर में फैलने लगी। हिंदू और मुसलमान, राजा और किसान, उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्व और पश्चिम, सब एक साथ एक ही लड़ाई में शामिल थे। ये वो पल था जब भारत ने पहली बार खुद को एक देश की तरह देखा था। हाँ, विद्रोह दब गया था, लेकिन जिस भावना ने इसे जन्म दिया वो अब मरने वाली नहीं थी। 1857 की क्रांति कोई मुकम्मल जीत नहीं थी, लेकिन ये भारत की सबसे बड़ी सीख थी। सीखिए कि गुलामी सिर्फ लाठियों से नहीं जाती, बल्कि जब एक सपना पूरा देश मिलकर देखना शुरू करता है तब आजादी तय होती है। 1857 में हार जरूर मिली, लेकिन लड़ना सीख लिया गया था। ये कहानी सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है, ये एक याद है कि किसी भी जुल्म की उम्र बहुत लंबी नहीं होती जब लोग जाग जाते हैं। आज की इस ऐतिहासिक कहानी में सिर्फ इतना ही, लेकिन और इतिहास से जुड़ी कहानियों के लिए आप देखते रहिए LNV मीडिया।